और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले दिखाता हूं आज की आउटस्टैंडिंग खबरें आपको, वो खबरें जो खास तौर से चर्चा में, सुर्खियों में रही। बिग एंड बोल्ड में सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश से बच्चे के साथ नोएडा आई सोनिया अख्तर की। आपको बताएंगे बांग्लादेश की ब्यूटी में कैसे उलझ गए नोएडा के तिवारी जी। बात उस स्कूल की भी होगी जिसके एक फॉर्म ने मचा दिया है देश में बवाल। इस फॉर्म की पूरी डिटेल आज आपको दिखाएंगे। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर क्या बोला रूस, क्या पुतिन से पंगा लेने पर गई है जान, ये भी आपको बताएंगे। और अगर आप भी चैन की नींद सोना चाहते हैं तो जाग जाइए, पूरी खबर देखिए, क्योंकि आपकी तकिया के नीचे का बम कहीं फट ना जाए। सबसे पहले देखिए ये बिग एंड बोल्ड खबर। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में आमतौर पर लोग गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी ने हद कर दी। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कुछ ही देर होने पर अपनी गाड़ी स्टेशन के रैंप पर चढ़ा दी। ये रैंप दिव्यांगों के लिए बनाया गया था। कार को रैंप पर देखकर यात्री हैरान रह गए। वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लिखा, अच्छा हुआ ये बुलडोजर नहीं था। पूरे मामले में मंत्री जी की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि देरी और बारिश की वजह से कार को एस्केलेटर तक ले जाना पड़ा। और कर्नाटक के कोलार में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना सुबह के वक्त हुई, जब वो महिला अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी। बाइक पर सवार दोनों बदमाश उसके पास आए और उन्होंने कुछ देर के लिए उसे बातों में उलझाया और फिर एक बदमाश बाइक से उतरा और उसने बुजुर्ग महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो महिला की गर्दन को दबोचकर चेन झपट कर वहां से भाग गया। इस घटना के बाद सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच कुल्लू से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां 7 इमारतें एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने इन इमारतों को पहले ही खाली करा दिया था। हादसे के दौरान बस स्टैंड में खड़े लोगों ने भागकर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो सिहर गया। सिर्फ कुल्लू ही नहीं, बाढ़ बारिश का कहर पूरे हिमाचल में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। सैलाब का कहर इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में तबाही का तीसरा तांडव शुरू हो चुका है। जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों का मलबा कहर बरपा रहा है। मंडी से लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों को तोड़ता पत्थरों का सैलाब कहर बनकर एक मंदिर पर आ गिरा। गनीमत रही कि मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि मंडी के ही कटौला में बादल फाड़ तबाही का मंजर दिखा। बाढ़ के बीच में एक घर में फंसे कई लोगों की जान आफत में आ गई। एनडीआरएफ फौरन मौके पर पहुंची और पूरे परिवार को सुरक्षित बचाया गया। वहीं मंडी में ही शहर के बीचों बीच नालों का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां घर की इमारतों तक से तेज धारा में पानी बहता हुआ दिखाई दिया। तबाही की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। एक घर पूरी तरह मलबे में बदला दिखा। गनीमत रही कि जिस वक्त बाढ़ और मलबे ने इस घर की तरफ रुख किया उस वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था। सोलन में भी बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिला। पहाड़ों से आ रहे मलबे में बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दिए। शिमला रेलवे स्टेशन पर भी लैंडस्लाइड का कहर दिखा। स्टेशन पर बड़े डीजल शेड पर पत्थर गिरे और मलबे से भी भारी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से पहाड़ों के दरकने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। मलबे और बारिश की वजह से हाईवे पर बनी टनल को बंद करना पड़ा। वहीं चमोली में भारी बारिश के बाद पिंडर नदी उफान पर है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास के इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्या कर रहे हैं। खबर यह है कि वो एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसरो ने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट करके बताया है कि लैंडर और रोवर के सारे उपकरण एकदम दुरुस्त हैं। लैंडर मॉड्यूल के पेलोड इल्सा, रंभा और चेस को आज ऑन कर दिया गया है और अब चंद्रयान 3 का रोवर 14 दिन तक चांद की सतह पर खोजबीन करेगा, डेटा जुटाएगा और लैंडर को उसकी जानकारी देगा। फिर लैंडर के जरिए वो जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि साउथ पोल पर लैंड करने के बाद जब रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला तो उसने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो के एम्ब्लम के निशान छोड़े। हमने आपको बताया था कि प्रज्ञान के पहियों पर ये दोनों ही अंकित हैं और जब ये चलेगा तो वो चांद की सतह पर यह निशान हमेशा के लिए छोड़ता जाएगा। चांद पर हवा नहीं है, वहां बारिश नहीं होती। ये निशान अब अगर कुछ और नहीं हुआ तो चिरकाल के लिए चांद की सतह पर मौजूद रहेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत की नजर सूरज पर है। सूर्य मिशन की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है और इसरो देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है।
इस मिशन के जरिए सूर्य की ताकत का पता लगाने की कोशिश की जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के शुरुआती दिनों में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन में 378 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसके बाद गगनयान का नंबर आता है। इस मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसकी लॉन्चिंग अगले साल हो सकती है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शुक्रयान के जरिए इसरो शुक्र ग्रह की जानकारी जुटाएगा। इसकी भी लॉन्चिंग अगले साल हो सकती है। हालांकि इस मिशन में कितना पैसा खर्च होगा यह अभी तय नहीं है। मंगलयान 2 से इसरो मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाएगा। इसे 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि पूरी दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री जहां 2% की ग्रोथ सालाना रजिस्टर कर रही है, वहां हिंदुस्तान की स्पेस इंडस्ट्री 4% की ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। अगली खबर आपको ये कि आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लंबे वक्त तक रहते हैं वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे अपनी जिंदगी वहां जीते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी तो होती नहीं। इसलिए सवाल उठता है कि फिर खाना कैसे पकाया खाया जाता है। तो इसका एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को यूएई के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नियादी ने शेयर किया है, जिसमें वो एक ब्रेड पर शहद लगाकर खाते दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने शहद की बोतल खोली, फिर ब्रेड पर शहद लगाया। इस दौरान वो शहद की बोतल को उल्टा भी करते हैं, लेकिन ग्रेविटी नहीं होने की वजह से शहद गिरता नहीं है। इसी तरह वो ब्रेड को भी हाथों से छोड़ देते हैं और वो भी हवा में टिकी रहती है, तैरती रहती है। ये देखिए जरा किस तरीके से ये शहद और ये ब्रेड वहां हवा में ही तैरते रहते हैं। सुल्तान अल नियादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और यूक्रेन के डोनेस्क में बख्मुत एक ऐसा शहर जिस पर कब्जे के लिए बच्चों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। आरोप है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे अलग क्लास में बैठे दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक बच्चे के अभिभावक ने स्कूल पहुंचकर टीचर से सवाल किया और वीडियो बना लिया। ये बैठे हैं सारे बच्चे। सर बच्चे बाहर क्यों बैठे हैं? प्रिंसिपल मैम जी, प्रिंसिपल मैम ने बोला है। रुको रुको, नहीं एक बार ये बता दो, 1 मिनट बात तो सुन लो। नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो आदिल सर, बस ये बता दो ये बच्चे जो ये बच्चे जी जी प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि इनकम सर्टिफिकेट जो उनके एक्सपायर हो गए हैं वो दोबारा इनसे मांगा है। जी ठीक है ना, आ जाओ। इन सभी बच्चों का एडमिशन आरटीई एक्ट के तहत हुआ है। बच्चों के माता पिता के मुताबिक स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया है कि आय प्रमाण पत्र जमा करो वरना अपने बच्चों को वापस ले जाओ। खबर अजमेर से। राजस्थान के अजमेर का सोफिया स्कूल एक बार फिर से चर्चा में है। यहाँ पढ़ने वाली गर्ल्स स्टूडेंट से उनके हिप्स और कमर का नाप पूछा जा रहा है। स्कूल के करीब 2500 लड़कियों को स्कूल की तरफ से एक फॉर्म दिया गया है, जिसमें हिप और कमर के नाप के बारे में जानकारी मांगी गई है। स्कूल का तर्क है कि गेम्स और एथलेटिक्स एक्टिविटी के लिए डिटेल मांगी जा रही है और ऐसा पहली बार नहीं है। वहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगने को लेकर पेरेंट्स ने नाराजगी जाहिर की है। इसी तरह का मामला पहले भी सामने आया था, जब भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं के चेस्ट मेजरमेंट मांगे गए थे, जिसे हाई कोर्ट ने मनमाना, अपमानजनक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया था। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। अजमेर के सोफिया स्कूल का यह मामला है। यहां सोफिया स्कूल ने गर्ल स्टूडेंट्स ने मांगी है ये विवादित डिटेल। 2500 स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए दिया गया। स्कूल ने गेम्स एथलेटिक्स एक्टिविटी के नाम पर यह डिटेल तलब की है। हेल्थ रिकॉर्ड के कॉलम में हिप्स और कमर का साइज पूछा गया है। इसी को लेकर यह विवाद हो रहा है। स्कूल की तरफ से इस इंफॉर्मेशन के मांगे जाने पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन स्कूल का कहना है कि यह तो एक रूटीन प्रोसेस है। और अगली खबर यह कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की सोनिया अख्तर सुर्खियों में बनी हुई है। नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के साथ अपने निकाह को लेकर कई अहम दस्तावेज पेश किए हैं, जिसमें सौरभ तिवारी का नाम मौजूद है। यहां तक कि सोनिया ने सौरभ तिवारी के धर्म परिवर्तन करने के कागजात भी पेश किए। सोनिया अख्तर का आरोप है कि सौरभ ने ढाका में धर्म बदलकर उससे निकाह किया और फिर उसके 1 साल के बच्चे के साथ उसे छोड़कर निकल गया। सोनिया का दावा है कि सौरभ ने 2021 में मस्जिद के अंदर काजी के सामने निकाह किया था, लेकिन बाद में सौरभ बांग्लादेश से भारत आ गया। वहीं सौरभ तिवारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सौरभ का कहना है कि सोनिया अख्तर ने उसे साजिश के तहत फंसाया और बांग्लादेश में उसके धर्म परिवर्तन की साजिश हुई। जबरदस्ती उसका निकाह पढ़ाया गया और यह सब पैसों की वजह से किया गया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। निजामाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डी अरविंद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वोट किसी को भी दो, लेकिन जीतेगा तो मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि नोटा, कार या हाथ, किसी को भी वोट दो, जाएगा कमल पर ही। डी अरविंद का बयान सामने आने के बाद तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग से
जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद का बयान बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और कमलनाथ के गढ़ में शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, पूरी खबर आपके सामने होगी, लेकिन पहले देखिए अगले 2 दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज से दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नार्को फाइनेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चला रही है। इसके तहत प्रदेश में जगह जगह 3.5 लाख कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद मिल रही है। यूपी के डीजीपी विजय कुमार के मुताबिक कैमरे हाईवे, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों से अब तक 295 आपराधिक घटनाओं को सुलझाने में मदद मिली है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कर्नाटक सरकार विधानसभा में इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित करेगी। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ समेत 500 साइंटिस्ट कर्नाटक राज्य से ही आते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में करीब 1000 वैज्ञानिक शामिल थे। महाराष्ट्र की सियासत से यह खबर देखिए, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक बड़ा अजीब दावा किया है। उन्होंने एनसीपी में हुई टूट से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आज भी अजीत पवार एनसीपी के सीनियर नेता हैं जिन्होंने अलग स्टैंड लिया है। बस शरद पवार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के सरकार के साथ जाने के सवाल पर कहा कि एनसीपी का एक गुट सत्ता में है और इसमें विपक्ष में है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। और पशुपति पारस से संबंधित यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें दिल्ली आवास के ऑफिस में लगे लैंडलाइन पर कॉल करके दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए पशुपति कुमार ने कहा कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनको धमकी भरा फोन आया। धमकी देने वाले ने कॉल पर कहा कि हाजीपुर में देखे गए तो मार देंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन कोई भी ताकत उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। बता दें कि हाजीपुर की सीट को लेकर पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में ठनी हुई है। दोनों एनडीए में शामिल हो चुके हैं और हाजीपुर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से यह खबर, विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। खबर है कि 1-2 दिन के अंदर नाम घोषित कर दिए जाएंगे, जिसमें 26 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 39 कैंडिडेट्स के नाम तय कर दिए हैं। पुतिन से पंगा मत लेना, यमराज उठा ले जाएंगे, ये पूरी खबर कुछ ही देर में। लेकिन पहले जानिए गुंडा टैक्स पर सीएम योगी ने आज क्या कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लोगों को चेक सौंपा। इस मौके पर सीएम योगी ने नई स्वनिधि योजना का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पहले स्ट्रीट वेंडर्स से गुंडा टैक्स वसूली होती थी, लेकिन आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम शिवराज ने आज छिंदवाड़ा में पांडुरना को अलग जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि पांडुरना, नंदनबाड़ी और सौंसर को मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जामसावली जिले में बन रहे हनुमान लोक की नींव भी रखी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मैदान में अब पार्टी का सेवा दल उतरेगा। भोपाल के मानस भवन में आज कांग्रेस सेवा दल के सम्मेलन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने सेवा दल के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने के लिए कहा। इस मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने नारा दिया कि जहां सेवा दल मजबूत, वहां कांग्रेस मजबूत। पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। 22 को वापस आया हूँ। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। जरा साहब इनका परिवार का बैकग्राउंड सुनिए। ये 3 बहनें, 1 भाई हैं। 2 बहनों की शादी हुई और ये बीच वाली हैं जिन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके पिताजी चाय की दुकान का व्यवसाय करते हैं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। तो ये महिला इस महिला ने मुझे ढूंढा है, इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है, इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहाँ शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। कब बांग्लादेश गए थे और किस सिलसिले में बांग्लादेश गए थे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपसे सोनिया की मुलाकात कब होती है और कैसे होती है? मैं जनवरी 2017 में बांग्लादेश गया था। इस महिला मेरे से मिलने आती है फरवरी 2021 के अंदर, किसी कार्य के सिलसिले में। कौन सा काम?
कुछ ये केमिकल के प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, उस सिलसिले में आए थे, जो कि हमारे यहाँ काम नहीं आते थे। आने के बाद में इन्होंने अपनी मिलने का सिलसिला इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देर रात को वीडियो 8 घंटों से इस वार्ड पर यूपी के गली मोहल्ले से लेकर सियासी गलियारों तक डिबेट हो रही है। गंदगी पर बातचीत की जा रही। योगी ने गंदगी और सफाई पर क्या कहा है, अखिलेश इस गंदगी को लेकर क्या बोल रहे हैं और गंदगी का मतलब क्या है, डिटेल इस रिपोर्ट में। देखिए, हम लोगों का आचार और विचार दोनों समान है। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता था बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। बीजेपी क्या करेगी चुनाव से पहले किसी को पता है? कुछ भी होगा चुनाव से पहले। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता सब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। ना कोई लाग लपेट, ना घुमा फिरा कर बोलना, डंके की चोट पर एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज। यूपी में सफाई का काम नॉन स्टॉप जारी रहेगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता सब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। और ये सफाई आवश्यक भी थी, नहीं तो स्ट्रीट वेंडर से गुंडा टैक्स लोग वसूली करते थे। योगी ने एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर डाला है, वो है गंदगी। गंदगी का आमतौर पर मतलब होता है वो जगह जो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन जिस गंदगी की बात योगी कर रहे हैं वो गंदगी समाज की गंदगी है। गंदगी का मतलब माफिया, गुंडागर्दी, वसूली, रंगबाजी, बदमाशी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर बकायदा एक पॉलिसी लाई गई, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी जो दुकानें सड़कों किनारे हैं, उनके लोगों को परेशानियां ना हो। और आप लोग दुकान चलाते हो सड़क किनारे, क्या पुलिस सब परेशान करती है? नहीं सर, कोई परेशान नहीं करता, कोई नहीं। अब बढ़िया दुकान चल रही है। नगर निगम के लोग परेशान करते नहीं करते, नहीं करते। सीएम कह रहे हैं कि आप दुकान चलाते हो रोड के किनारे, पहले पुलिस परेशान करती थी, क्या अभी परेशान करती है? पुलिस वसूली करती है आप लोगों से? नो, कोई नहीं परेशान करती है। वसूली भी नहीं करते जो नहीं, पुलिस वाले नहीं आते अब? नहीं। और नगर निगम के लोग नहीं। तो ये तमाम स्ट्रीट वेंडर्स से यह कहना है कि पहले ये परेशान जरूर होते थे, लेकिन अब जो है इन्हें परेशान नहीं किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रीट वेंडर्स का जिक्र करते हुए गंदगी साफ करने की बात की। ये वो समाज है जिसका वोट बैंक के नाम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कभी मजहब के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्रवाद की बात पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनकी वो समस्या दूर की है जिसका जिक्र सिर्फ चुनावी रैली में होता है, लेकिन इसके बाद कोई इनकी बात तक नहीं करता। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, कितना बदलाव आप लोग महसूस करते हैं? पुलिस वाले हो या फिर जो गुंडे हुए, जो कॉलेज वाले हैं, कितना कुछ परिवर्तन दिखता है? बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ, क्या बदलाव? क्या हाँ, वही जो कि मतलब खा के जाते थे, एक बार सब कुछ बंद हो गया, खाते पैसा अपना देख के जाते हैं। बताइए कि क्या जो गुंडई होती थी, जो दुकानदारों से छोटे, आप लोग के साथ बंद हो गया? वो बहुत बंद हो गया, हम लोग को बहुत सुधार आया। महिलाएं खुले आम आए जाए, कोई डर नहीं है। अखिलेश के राज में भैया हम आपसे क्या बताएं, यादव लोग का भाव बढ़ गया था। अब आप लोग से जो वसूली होती थी, पहले कोई मारपीट कर लेता था, पैसे नहीं देता था, और या गुंडे हो या फिर पुलिस वाले हो, अब उसमें कितना बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ठीक है बदलाव, लेकिन ऐसा मांगू कुछ नहीं। अब आप लोगों के साथ गुंडा वसूली, मारपीट नहीं होती है? नहीं। केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार
पूरे देश में करीब 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इनमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के वेंडर्स शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसमें से करीब 22 लाख स्ट्रीट वेंडर्स यूपी में हैं। लेकिन मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी से 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। भैया नाम क्या है आपका? सोनू भैया। अच्छा ये बताइए, कोई आपको यहाँ इस वक्त लगाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुलिस वाला कोई परेशान करता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी चीज की दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही। कोई परेशान करता है पुलिस वाला? नहीं, कोई परेशान नहीं कोई परेशान नहीं करता, सब ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं लेता? नहीं, कोई नहीं लेता लगाने का। कोई रिश्वत लेता हो या फिर किसी तरीके से हफ्ता वसूली होती है अथॉरिटी की तरफ से, कुछ परेशानी नहीं। यहाँ आपको कुछ नहीं देना पड़ता, बिल्कुल सुनिए। योगी सीधे सीधे बोलते हैं तो अखिलेश यादव घुमा फिरा कर लिखते हैं। कभी संतों की वाणी की बात करते हैं तो कभी मिजाज को हाईलाइट करते हैं। अखिलेश यादव शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, क्योंकि कोई भी चुनाव मुद्दे पर लड़ा जाता है और यही अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती है। योगी के सामने चुनावी मुद्दा खड़ा करना अखिलेश के लिए सबसे बड़ा टास्क है। यूपी में क्या क्या चुनावी मुद्दे नहीं हैं? हिंदू मुसलमान, दंगा, सरकार की जातिगत नीतियां, क्राइम, करप्शन, विकास, बेरोजगारी। मैं विनोद मिश्रा पिछले 17 सालों से लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहा हूं। मैंने मायावती की सरकार देखी, अखिलेश का राज देखा और अब योगी का गवर्नेंस भी देख रहा हूं। जो सबसे खास बात इस सरकार में है वो है राजधर्म। इसी पथ पर चलकर योगी आदित्यनाथ बिना रुके, बिना हिचकिचाए उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। जो वर्ग कल तक उनके खिलाफ खड़ा था, आज योगी आदित्यनाथ के साथ है, उनकी तारीफ करता है। अब उत्तर प्रदेश जाति के फेर में नहीं फंसता। यूपी का पूरा फोकस अब योगी नीति के आसपास है। चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस वक्त पूरे देश में 24 की बात हो रही है। 24 मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव, भारत माता की जय, भारत माता की। जिसके लिए गठबंधन हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं और नए नए उम्मीदवार भी उतर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ यूपी की सीमाओं के बाहर हो रहा है। यूपी में तो बस योगी ही हैं। यूपी में एनडीए सीधे सीधे 80 सीट का दावा कर रहा है, क्लीन स्वीप की बात कर रहा है। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ से न तो सीटों का फॉर्मूला फाइनल हुआ, ना ही सीट जीतने का दावा। हां, दावा तो अखिलेश यादव ने भी किया है, वो भी पूरे 80 सीट का किया। लेकिन अखिलेश के दावे में कितना सच है, ये थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर समझा जा सकता है। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव लड़े, 2014 और 2019। इन दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। 2014 के चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 सीटों में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% का रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली और वोट महज 22%। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी बाजी बीजेपी ने मारी। बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की और वोट शेयर 50% दी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 18 का रहा। बुआ बबुआ की जोड़ी चुनावी मैदान में औंधे मुंह गिरी। इधर यूपी में 24 का सेमीफाइनल होने वाला है। यूपी के घोसी में उपचुनाव होने वाले हैं। घोसी में चुनाव तो विधानसभा का है, लेकिन इस चुनाव को यूपी के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव में एक साथ कई फॉर्मूलों का टेस्ट होना है। घोसी में अखिलेश और योगी के बीच डायरेक्ट फाइट होने वाली है। योगी से बैक टू बैक चुनाव हार चुके अखिलेश अब घोसी में जीत का दावा कर रहे हैं। जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। देश की सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात घोसी के इस विधानसभा उपचुनाव पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है। 2024 के लिए घोसी का घमासान काफी अहमियत रखता है, क्योंकि घोसी के इस चुनाव में एक साथ कई फॉर्मूलों का टेस्ट होना है। इस चुनाव में 2024 वाले विपक्षी गठबंधन के इंडिया वाले फॉर्मूले का टेस्ट होगा। इस चुनाव में राजभर और बीजेपी की सियासी ताकत दिखाई जाएगी। इस चुनाव में अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की परीक्षा होगी और योगी के क्लीन स्वीप वाले फॉर्मूले का ट्रायल भी होगा। और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। वैसे तो घोसी सीट पर कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं।
लेकिन असल लड़ाई अखिलेश और योगी के कैंडिडेट के बीच की है। 24 में मोदी से लड़ें या चांद से, कांग्रेस कंफ्यूज है। चंद्र